महाराज महाराज महाराज, आज फिर से वही हो गया जो पिछले 6 महीने से हो रहा है। अरे क्या कहा मंत्री जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके ही कहने पर तो हमने वहाँ कई सैनिकों को रखा था, तो फिर ये कैसे हो गया? हाँ महाराज, हाँ, आज फिर से वही हुआ जो महीनों से होता आ रहा है। महाराज, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारे राज्य का। क्या कहूँ महाराज। हो मंत्री जी, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो भारी समस्या हो जाएगी। विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य था जिस पर महाराज आदित्य वर्मन का शासन था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी रानी लीलावती हमेशा उदास रहती थीं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य का मंत्री धूर्तकांत अपनी चालबाजियों के लिए कुख्यात था। गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी से अपना पालन पोषण करते थे, लेकिन एक दिन राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। रात में महल से रहस्यमयी आवाजें आती और सुबह होते होते राजकोष से सोने के सिक्के गायब हो जाते। महाराज और मंत्री दोनों चिंतित थे। ओहो धूर्तकांत मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? हमारे राज्य में पहले तो कभी इतनी अशांति ना दिखाई दी। अरे राजकोष से धन गायब होना, यह किसी बड़े खतरे का संकेत है। वही तो महाराज, मैंने अपनी सारी सेना लगा दी, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। महाराज, ये किसी मानवीय शक्ति का काम नहीं लगता, शायद कोई अदृश्य शक्ति है। अरे ये क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो मंत्री? कोई अदृश्य शक्ति, ये क्या बकवास है? अरे कोई अदृश्य शक्ति होगी भी तो वो हमारे दरबार के राजकोषीय धन के पीछे क्यों पड़ी है? अब ये तो वो अदृश्य शक्ति बताएगी ना महाराज, मुझे क्या पता। अब देखिए, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है महाराज, माने या ना माने। हाँ ठीक है मंत्री जी, आप और सैनिकों को वहां पे लगाइए, और अगर कोई पकड़ा जाता है तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा बहुत चिंतित था। कुछ महीनों से राजा के दरबार में राजकोष का धन गायब हो रहा था। राजा आदित्य वर्मन ने बहुत से उपाय किए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला था। एक दिन राजा अपनी पत्नी रानी लीलावती के साथ बैठे हुए थे। महाराज, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ रानी जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? महाराज, मैं देख रही हूँ आप बहुत दिनों से परेशान लग रहे हैं, और अब तो आपने गांव की प्रजा से मिलना जुलना भी बंद कर दिया है। क्या हुआ महाराज? अरे क्या बताऊं आपको, आप तो जानते ही हैं कि कुछ महीने से हमारे दरबार में राजकोष के धन ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कोई अपनी मर्जी से आता है और सारा धन ले जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर हमारे पास धन ही नहीं होगा तो हम कैसे अपने प्रजा की मदद करेंगे रानी? हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन महाराज, क्या हमारा राज्य अब सुरक्षित नहीं रहा? अगर हम अपने धन की रक्षा नहीं कर सकते तो प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करिए महारानी जी, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा, और अगर कोई भी इस अपराध में पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत परेशान कर दिया है मुझे। रानी लीलावती ने जब ये सुना तो उनका दुख और बढ़ गया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे।
कुछ दिन बाद फिर मंत्री धूर्तकांत राजा के पास चिंताजनक खबर लेकर आते हैं। महाराज महाराज महाराज, अब पानी सर से ऊपर बढ़ता जा रहा है महाराज। आज फिर से देखिए, हमारे राजकोष से धन गायब है महाराज। राजा मंत्री की ये बात सुन बहुत ज्यादा चिंतित हो गया और बोला, अरे 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 अरे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मंत्री जी कि आखिरकार किया तो किया क्या जाए। हाँ वही तो महाराज, और आपने जैसा बोला था मैंने वैसा किया। बहुत सारे सैनिकों के होते हुए भी धन गायब हो जा रहे हैं महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य की सुरक्षा संकट में आ जाएगी महाराज। तभी पास में बैठी रानी लीलावती ने राजा को चिंतित देख बोला, महाराज, क्यों ना हम अपने महान ऋषि मुनि से इस समस्या के बारे में पूछें। वो हमें कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। आप सही कह रही हैं महारानी। हमें अब अपने महान ऋषि मुनि से बात करनी ही होगी। तभी रानी लीलावती की बात सुन महाराज ने ऋषि वशिष्ठ से मिलने का फैसला किया। वो दूसरे ही दिन अपने मंत्री के साथ ऋषि की कुटिया पहुँचे। हे ऋषि श्रेष्ठ, हमारे राज्य पर भारी संकट आया है। राजकोष से दिन प्रतिदिन धन गायब हो रहा है और हम इसका कारण नहीं जान पा रहे हैं। कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। राजा के इतना कहने पर ही ऋषि वशिष्ठ अपनी आंखें खोल उन्हें देखते हैं और फिर कुछ ध्यान करने लगते हैं, मानो कि वो धन के गायब होने का पता लगा रहे हों। और फिर वो बोले, महाराज, ये एक ना एक दिन तो होना ही था, और ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि एक छिपा हुआ रहस्य है जो आपके सिंहासन से जुड़ा है। इसका संबंध एक पुरानी प्रतिज्ञा से है जिसे आपके पूर्वजों में से एक ने तोड़ा था। इस रहस्य को केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही सुलझा सकता है जो लालच से परे हो। लेकिन प्रभु, हम कैसे उस शुद्ध व्यक्ति का पता लगा सकते हैं? मेरा मतलब, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लालच से परे है? महाराज, ये तो समय आने पर आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तब तक आप अपने पूरे गांव में घोषणा करवा दीजिए ताकि जिसे भी इस रहस्य के बारे में पता हो वो जरूर आपके पास आ जाएगा। महाराज और मंत्री दोनों असमंजस में थे। वो महल वापस लौट आए। मंत्री धृतकांत के मन में लालच हिलोरे मार रहा था। वो सोचने लगा कि अगर वो इस रहस्य को सुलझा दे तो शायद उसे और अधिक शक्ति मिल जाए और वो उन सारे धन का मालिक बन जाएगा जो उस रहस्य में गायब हो चुके हैं। अरे, मैं तुमको रोज रोज बोलकर थक गई हूँ। देखो, आज भी राशन खत्म होने वाला है। तुम इन खेतों को छोड़ सेठ के यहाँ क्यों नहीं जाते काम करने? अरे 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 गीता, आज तुम फिर से शुरू हो गई। अरे हमने तुमको बोला है ना, हमको अपना काम करने में मजा आता है। मैं खुद का मालिक हूँ। हाँ, अब वैसे भी अभी मौसम के चलते फसल अच्छी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खेतों में काम करना ही बंद कर दें। कुछ भी कहती हो। अरे, जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्यों लोगों की मदद करने जाते हो? पहले अपनी मदद तो कर लो। अरे गीता,
हम सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और बात रही अपनी मदद करने की, तो वो तो ऊपर वाला कर ही रहा है ना। ऊपर वाला से बड़ा मददगार कौन होगा? देखना, हमको पूरा विश्वास है कि एक दिन हमें अपने काम का फल जरूर मिलेगा। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन सा चमत्कार होता है। और सुनो, खेतों में जाते वक्त रामू चाचा को बोलते हुए जाना कि मैंने उनके घर में पानी वाला घड़ा रख दिया था। अरे हाँ हाँ, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं खेतों में। हाँ हाँ। रघु ये बोल घर से बाहर निकल जाता है। रघु गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर। वो हमेशा गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करता। आज रघु खेतों में जाते वक्त रामू चाचा के घर के पास पहुंचा और गीता ने जो बोला था वो बोल दिया। उसी वक्त रामू चाचा ने रघु को बोला, अरे रघु, हमने सुना है कि महाराज आदित्य वर्मन के दरबार में राजकोष से धन गायब हो रहा है। हैं, ये क्या बोल रहे हो चाचा? ये तो बहुत बुरी खबर है। अरे वही तो, महाराज ने इस रहस्य को सुलझाने वाले व्यक्ति को बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में देने का वादा किया है। ये सुन रघु वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच जब गांव में रघु अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अपने खेत में काम करते हुए उसे एक चमकता हुआ सिक्का मिला। उसने उसे उठा लिया और सोचा कि ये किसी का खोया हुआ होगा। रघु को काम करते करते शाम हो गई और वो अपने घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद जब रघु सोने जा रहा था, तभी वो उस सिक्के को अपने तकिए के नीचे रख देता है और सो जाता है। तभी कुछ समय बाद रात को जब रघु सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में एक वृद्ध महिला प्रकट हुई और बोली, हे रघु, तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। राजकोष से गायब हो रहा धन सिंहासन के नीचे छिपी एक गुप्त सुरंग में जा रहा है। ये सुरंग एक प्राचीन जाल का हिस्सा है जो उन लोगों को दंडित करता है जिन्होंने सोने का गलत इस्तेमाल किया। केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही इस जाल को निष्क्रिय कर सकता है और उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है जो सदियों पहले टूटी थी। तुम्हें इस सिक्के को सिंहासन के आधार में बने एक छोटे से छेद में डालना होगा। रघु सुबह उठा और हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात वो जो महिला उसके सपने में आई थी, वो सब एक सपना था या फिर कुछ और। तभी रघु ने उस सिक्के को लिया जो उसे कल खेतों में मिला था। उसी वक्त रघु के सामने उसकी पत्नी गीता आती है। अब कहाँ चल दिए? अब ये सिक्के को भी वापस करने का मन है क्या? अरे गीता, तुमको विश्वास नहीं होगा, कल रात हमने एक सपना देखा और हमारे उस सपने में इसी सिक्के का जिक्र था। हाँ। अरे सुबह सुबह और कुछ नहीं मिला क्या, जो सिक्के और सपने का नाटक कर रहे हो? मुझे पता है तुम इस सिक्के को भी वापस करने जा रहे हो, जिसके ये सिक्के हमारे खेत में गिर गए होंगे। अरे हाँ, मैं तो ये सारे सिक्के वापस कर देता, लेकिन अभी नहीं। अभी हमको लगता है कि इसका एक काम करना बाकी है। हमको कहाँ लग रहा है गीता कि इस सिक्का ही है जो महाराज और हमारी समस्याओं का समाधान है। हाँ। रघु फिर गीता को और कुछ नहीं बताता। वो जानता था कि गीता लालच में आकर उससे वो सिक्के भी ले सकती है। तभी उसने कल रात के सपने को सच मान लिया। वो तुरंत महल की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो राजा आदित्य वर्मन के दरबार में पहुंचा, तभी महल के द्वार पर उसे रोक दिया गया।
कौन हो तुम? किसान? और यहाँ क्या कर रहे हो? बिना महाराज की अनुमति के तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे मुझे महाराज आदित्य वर्मन से मिलना है। हमारे पास राज्य के संकट का समाधान है। ये सुन एक सैनिक राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, दरबार में एक गरीब किसान आया है जो एक रहस्य को सुलझाने का दावा कर रहा है। अच्छा, क्या वो सही बोल रहा है? चलो एक काम करो, उसको मेरे सामने तो लेकर आओ, फिर देखते हैं। राजा के इतना बोलने पर ही द्वारपालों ने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि महाराजा ने घोषणा की थी कि जो भी कोई समाधान लेकर आएगा उसे तुरंत महल में लाया जाए। रघु को दरबार में पेश किया गया। आओ 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 किसान, बताओ क्या है तुम्हारे पास जो तुमने दरबार में लेकर आने का कष्ट किया? बताओ। महाराज, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। महाराज, बात यह है कि कल जब हम अपने खेतों में काम कर रहे थे ना, तभी हमको एक चांदी का सिक्का मिला। और जब हम कल सो रहे थे तब हमको एक सपना आया जिसमें एक वृद्ध महिला इस सिक्के का जिक्र करते हुए राजकोष के धन का गायब होने का हल भी बता रही थी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो दयालु किसान, क्या कहा उस वृद्ध महिला ने तुम्हारे सपने में? राजकोष से धन गायब होने का क्या रहस्य बताया? बताओ। महाराज, मुझे कल रात जो सपना आया ना, हमको विश्वास है कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। ये हमारे राजकोष का धन जो है वो सिंहासन के नीचे एक गुप्त सुरंग में जा रहा है। और ये एक प्राचीन जाल है महाराज, और इसे निष्क्रिय करने के लिए मुझे इस चांदी के सिक्के को, जो मैंने खेत में पाया था ना, ये वाले सिक्के को सिंहासन के उधार में बने एक छोटे से छेद में डालना होगा महाराज। ये सुन राजा के साथ साथ दरबार के सारे मंत्री चौंक गए। उसी वक्त मंत्री धूर्तकांत ने रघु की बात को मजाक में उड़ाया और हंसने लगा। फिर बोला, वाह 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 वाह, देखो तो सही महाराज इनकी मूर्खता। काबिले तारीफ है, अव्वल नंबर की उम्दा प्रदर्शन। अरे महाराज, एक साधारण किसान के सपने पर विश्वास करके आप सिंहासन को छूने की अनुमति देंगे क्या? अपवित्र हो जाएगा महाराज, ऐसा ना करिएगा। इनका क्या है, ये तो मूर्ख है। आप तो समझदार हैं ना महाराज। मंत्री के ये कहने पर राजा ने थोड़ा सोचा, क्योंकि ये सुरक्षा से संबंधित सवाल थे। लेकिन तभी राजा को उस ऋषि मुनि की बात याद आ गई। शांत रहो धूर्तकांत। तुम ये भूल रहे हो कि ऋषि वशिष्ठ ने कहा था कि एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही रहस्य सुलझाएगा। इस किसान में हमें वो शुद्धता दिखती है। ठीक है, आओ रघु, तुम इस रहस्य को सुलझाओ। महाराज ने रघु को सिंहासन के पास जाने की अनुमति दी। रघु ने ध्यान से देखा और सिंहासन के आधार में एक छोटा सा, मुश्किल से दिखने वाला छेद पाया। उसने धीरे से उस सिक्के को उस छेद में डाल दिया। जैसे ही सिक्का छेद में गिरा, एक तेज रोशनी चमकी और महल की जमीन हिलने लगी। सिंहासन के नीचे एक गुप्त द्वार खुल गया, जिसमें एक प्राचीन सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंत में गायब हुआ सारा सोना और एक प्राचीन ग्रंथ पड़ा था। सब हैरान थे, खासकर मंत्री धूर्तकांत, जो शर्मिंदा था क्योंकि उसकी नजर इस सारे सोने पर थी और उसकी योजना अब नाकामयाब हो गई थी। तभी रानी लीलावती रघु से बोली, महाराज, ये सारे खजाने ये ईमानदार और शुद्ध व्यक्ति ही ला सकता है। कृपया आप इसे अनुमति दें। हाँ रानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ रघु, ये सारे धन और वो ग्रंथ इधर लेकर आओ। जाओ। रघु ने सुरंग में प्रवेश किया
और ग्रंथ को बाहर ले आया। उसी वक्त ऋषि वशिष्ठ भी दरबार में पहुंच गए और उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। महाराज, इस ग्रंथ में आपके पूर्वज महाराज सूर्यदेव की एक प्रतिज्ञा लिखी है। उन्होंने युद्ध में मिले सोने का उपयोग अपने निजी सुख के लिए किया था, बजाय इसके कि वो उसे प्रजा के कल्याण में लगाते। इस कारण एक श्राप लगा कि जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उस सोने और सारे धन को खोज कर वापस ना कर दे और एक नई प्रतिज्ञा ना ले ले, तब तक धन गायब होता रहेगा। हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रघु। आज तुम्हारी वजह से हम ये सारे धन को बचा पाए और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर पाए। अगर आज तुमने हमारी और हमारे राज्य की मदद ना की होती तो शायद ये पूरा का पूरा मेरा राज्य ही तबाह हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं महाराज, ये तो किसी न किसी को करना ही था। मैं तो खुद भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो हमको इस काम के लिए चुना गया। क्योंकि अगर कल वो सिक्का नहीं मिला होता ना, तो वो सपना भी नहीं आया होता, तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते। राजकोष के धन ऐसे ही गायब होते होते खत्म हो जाते। महाराज, शुक्र तो भगवान का करिए जो हमको भेज दिया। हाँ महाराज, रघु ने आज वो काम कर दिया जो यहाँ का बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाया। रघु, तुमने ना केवल हमारे राज्य को संकट से बचाया, बल्कि हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता ही असली धन है। महाराज आदित्य वर्मन ने तुरंत प्रतिज्ञा ली कि वो उस सारे सोने का उपयोग प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि के लिए करेंगे। उन्होंने रघु को धन्यवाद दिया और रघु को उस सारे धन में से कुछ हिस्सा दिया, जिससे रघु की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। साथ ही साथ उसे अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया। रानी लीलावती ने भी रघु की सराहना की और अपने मन में एक शांति महसूस की। उस दिन के बाद राज्य में फिर कभी धन की कमी नहीं हुई और विजयनगर पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया।